ओके हेलो गाइस, ये मेरा जो पॉलिटी का लेक्चर है उसका थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग जुडिशल पावर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम बिहार जीके को पूरा 20 से 25 दिन में ख़त्म करेंगे इसी चैनल में, ये आने वाले 20 से 25 दिन में। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं और लाइन बाय लाइन बिहार क्राउन में पढ़ रही हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुडिशल पावर अंडर आर्टिकल 161, द गवर्नर ऑफ a state shall have the power to grant pardons, reprieves, respite or remission of the punishment or to suspend। देखिए, ये इतने भारी भारी वर्ड यही लिख रहा है कि गवर्नर के पास पावर है, या तो वो छूट दे सकता है, या तो वो राहत दे सकता है, या तो क्षमा कर सकता है, हटा सकता है, बदल सकता है, या सज़ा को कम कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offence against any law relating to a matter to which द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंट। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जैसे मैंने बताया, कम करना, छूट दे देना, राहत दे देना, सज़ा को ही बदल देना या हटा देना, ये सारा गवर्नर के पास पावर रहता है आर्टिकल 161 के तहत। लेकिन गवर्नर के पास दो पावर नहीं होता है। कौन सा दो पावर? एक ये कि गवर्नर पार्डन नहीं दे सकते, डेथ सेंटेंस अगर किसी को दे दी गई है। द गवर्नर हाउएवर कैन नॉट ग्रांट पार्डन इन अ केस ऑफ अ डेथ सेंटेंस, पहली। और दूसरा, ही ऑल्सो डज नॉट हैव अ पावर इन रिलेशन टू द कोर्ट मार्शल। जो भी सैन्य अदालत होती है उसमें भी इनका ये जो पावर है 161 वाला, वो भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इतना ये लिखा है। आगे चलते हैं इमरजेंसी पावर पे। हाँ, इमरजेंसी पावर क्या कहता है हमारा? देखिए, पहले मैं बता दूं, आपको भी पता है हमारे देश में 3 टाइप की इमरजेंसी लग सकती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंस। ठीक है, ये जो बात कर रहा है वो हमारा स्टेट की बात कर रहा है, जिससे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगता है। तो ये क्या बता रहा है कि गवर्नर हैज़ द पावर अंडर आर्टिकल 356 टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट whenever he satisfied that a situation has arisen in the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। जब भी राज्यपाल को ये लगे कि जिस राज्य में वो हैं वो राज्य संवैधानिक तौर पे काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा बहुत हिंदी में बोलती रहूँगी, वो इसलिए कि हम इंग्लिश में देखना सुनना पसंद करते, लेकिन समझते हम ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है कि तो वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को ये बात एक रिपोर्ट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं कि आप इस जो स्टेट है उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। यही लिखा है आर्टिकल 356 में। बाय मेकिंग सच अ रिपोर्ट द गवर्नर इनवाइट्स, वो वहाँ प्रेसिडेंट को इनवाइट करते हैं टू मेक अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 एंड टू एज्यूम द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, कि वो वहाँ के जो सरकार का पावर है वो प्रेसिडेंट ले ले। ठीक है, इसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल पावर आइए देखते हैं गवर्नर की। कुछ फाइनेंशियल पावर भी है, जैसे द गवर्नर हैज़ द पावर ऑफ कॉजिंग टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 202। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल तो एकदम रट ही खाओ। देखिए, आपको भी पता है कि बजट करके कोई टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म लिखा है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट इसने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है ताकि आप अलग से देखने ना चले जाओ कि इसने क्या लिख दिया है। तो ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये बता रहा है कि गवर्नर साहब के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर के सामने बजट जो है उस सत्र का रखें। दूसरा चीज़ क्या है, उनसे उनके बिना पूछे डिमांड फॉर ग्रांट्स भी लेजिस्लेचर में नहीं रखी जाती। देखिए, जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसी के साथ डिमांड फॉर ग्रांट्स भी रखा जाता है। जैसे कि आपको भी पता रहता है कि जो सरकार होती है उसके पास जो राज्य की भी सरकार होती है उसके पास भी फंड होता है। तो फंड कंसोलिडेटेड कॉन्टिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। तो अगर जो सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, उसके लिए वो अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिमांड फॉर ग्रांट्स भी रखती है। अब ये भी हो सकता है कि हर मिनिस्ट्री अपना अपना डिमांड फॉर ग्रांट्स भी रख सकती है। तो ये चीज़ नहीं रखी जा सकती अगर गवर्नर उसको रिकमेंड ना करे। तो ये आप बहुत याद रखिएगा। ऐसे ही आप केंद्र का पढ़ेंगे तो केंद्र में ये चीज़ हो जाती है कि बिना राष्ट्रपति के नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
तीसरी चीज़ क्या है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन 207। अब उन्हीं के प्रायर रिकमेंडेशन से ही मनी बिल भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है, ये बात लिख दी, मनी बिल वाला हो गया। चौथा देखिए कॉन्टीजेंसी फंड, देखिए he can make advance out of the contingency fund of state to meet any अनफोर्सिन का एक्सपेंडिचर। देखिए हमारे यहाँ जो फंड होता है एक कॉन्सोलिडेटेड, एक कॉन्टीजेंसी और एक पब्लिक अकाउंट होता है। तो कॉन्टीजेंसी को रखा ही, रिजर्व ही रखा जाता है वो पैसा जो कि कभी अगर अनफोर्सिन कंडीशंस आ जाएं तो उसमें उसे यूज़ किया जा सके, कभी भी इमरजेंसी आ जाए, जैसे कोविड वाला हो गया, अब सरकार के पास कहीं से पैसा नहीं है तो कुछ रिजर्व पैसा रखा है तो वहाँ से वो यूज़ कर सकता है। तो ये वो बोल रहे हैं कि ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ अ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। ठीक है। पांचवा, द गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। देखिए आपको भी पता है जो केंद्र है वो भी जो सेंटर है वो भी फाइनेंस कमीशन को बैठाता है। तो वो फाइनेंस कमीशन क्या बताता है, वो ये बताता है कि सेंटर को कैसे कैसे अपना, किसको ग्रांट देना चाहिए, किस राज्य को। वैसे ही अगर स्टेट में फाइनेंस कमीशन बैठ रहा है तो वो बताता है कि कोई स्टेट जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके साथ कैसे टैक्स को, ड्यूटीज़ या टोल फीस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। वो भी 5 साल के लिए, हर 5 साल के लिए बैठाई जाती है। तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट उसे करते हैं अब फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। हो गया। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है हमारे गवर्नर के पास जो कि लिखी है आर्टिकल 163 में। चलिए देखते हैं वो क्या होती है। इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 163 कन्फर्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द गवर्नर वेयर ही कैन एक्ट विथआउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको भी पता है कि वो है तो हर चीज़ का हेड, लेकिन उसको पीछे पीछे से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी बात सुननी पड़ती है। बट कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें वो नहीं सुनते, उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 163 में लिखा है। आइए पढ़ते हैं क्या क्या है वो। चॉइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखिए अगर क्या हुआ कि मेजॉरिटी नहीं है और जो सरकार थी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिर जाती है, तो फिर अब गवर्नर के चॉइस पे आएगा कि वो किस दूसरे लीडर को बोले, अपोजिशन के लीडर को बोल दे कि अच्छा आप आइए, इतने दिन दे रहे हैं अपनी, अगर आप मेजॉरिटी प्रूफ कर दिए तो आप सरकार बनाइए। तो ये पूरा चॉइस पे हो जाता है चीफ मिनिस्टर के। फिर आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स स्ट्रेंथ इन द असेंबली, बोल सकता है कि आप आइए, अपना मेजॉरिटी प्रूफ करिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए असेंबली में। कोई भी सरकार तब तक ही उस लेजिस्लेचर में टिकेगी जब तक वो अपना उधर मेजॉरिटी प्रूफ की हुई है। ठीक है। डिसमिसिंग द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, स्ट्रेंथ प्रूव नहीं कर पाई, वो हटा सकता है चीफ मिनिस्टर को। लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी करने की पावर हमारे गवर्नर के पास होती है। ठीक है। रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, ये हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि अगर उनको लगे कि ये राज्य है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे काम नहीं कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आइए इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। फिर रिजर्विंग बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कोई राज्य ऐसा बिल पास कर रहा है लेकिन गवर्नर को लग रहा है कि प्रेसिडेंट से सलाह लेना या प्रेसिडेंट को दिखाना ज़रूरी है तो उस बिल को वो रिजर्व कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी है आर्टिकल 200 में। ठीक है। रिटर्निंग द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, बिल को एक बार वो भेज भी सकता है कि आप इसको रिकन्सिडर करिए, तभी मैं इस पर साइन करूँगा। आपको मैंने आगे ही बताया था कि जो गवर्नर होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, क्योंकि जो भी बिल आएगी वो एक्ट तभी बनेगी जब उस पर गवर्नर साइन करेगा। तो वो एक बार बिल को वापस भेज सकता है कि आप रिकन्सिडर करिए, तब मैं इसको फिर एक्ट बनाऊँगा। ठीक है। आगे चलते हैं। Council of Ministers, according to Article 163, there is a Council of Minister to aid and advise the Governor in the exercise of his function. देखिए आर्टिकल 163 हमको ये बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो कि गवर्नर को उनको बताते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है। हम अभी इसके बारे में बात भी कर रही थी। ही इज़ जनरली एक्सपेक्टेड, यही बात, ही इज़ जनरली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहीं ना कहीं वो बाध्य हैं कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातों को सुने और उनके अकॉर्डिंग ही करें। ठीक है। बट आर्टिकल 163 ऑल्सो लेज डाउन दैट इफ by or and under the constitution the governor is required to exercise his function in his discretion, he will do so. देखिए बट कुछ ऐसे कारण भी हैं, ऐसे मुद्दे भी हैं जिसपे वो ये बोल सकता है कि सुनो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, यहाँ मैं अपना डिस्क्रिशन यूज़ करूँगा। और इसको मैंने यहाँ बताया है, ये वो वजह है जहाँ पे वो अपना वो डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके आगे चलते हैं।
अदर प्रोविजन एज टू अ मिनिस्टर आर्टिकल, यहाँ छुपा है हमारा, ओके यहाँ हमारा छुप गया है आर्टिकल 164, ठीक है। अदर प्रोविजन क्या है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड ऑल द मिनिस्टर्स अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब जो मेरी सीरीज़ देख रहा है शुरू से उसको पता होगा, ये मैं बोलती आ रही हूँ कि जो गवर्नर साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं और फिर उन्हीं की सलाह पे, उनके एडवाइस पे वो फिर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस कर रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा है प्लेजर, ठीक है। प्लेजर मतलब होता है टेन्योर, मतलब अगर चीफ मिनिस्टर जो हैं अपनी स्ट्रेंथ पूरी नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ पे कोई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनकी भी कोई वो नहीं रहेगा कि वो रूल करते रहेंगे। ये सारे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे ऑल स्विम एंड सिंक टुगेदर, ठीक है। वो साथ में ही रहेंगे। अगर स्ट्रेंथ खत्म तो सारी सरकार गिर जाएगी और अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों रहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। वही बात दे आर, वही मैं कह रही थी कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब कि वो अगर साथ में ही अगर एक बार स्ट्रेंथ उनकी नहीं प्रूव हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया लेजिस्लेचर में और वहाँ से वो अगर सरकार गिर जाती है तो सबको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक रहेगा, सब के सब इस्तीफ़ा देंगे, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, ठीक है। आगे चलते हैं। बिफोर अ मिनिस्टर इंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी एज पर एज द थर्ड शेड्यूल। देखिए जैसे ही मिनिस्टर्स आते हैं उनको गवर्नर साहब ओथ दिलवाते हैं और ये बात कहाँ लिखी है, तो ये बात हमारे, देखिए आपको पता है 12 शेड्यूल है तो उसके तीसरे शेड्यूल में ये बात लिखी गई है। आगे चलते हैं। अ मिनिस्टर who for any period of a 6 consecutive month is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be minister। देखिए कि ये बात कहा जाता है कि क्या कोई मेंबर जो है नहीं वो मिनिस्टर बन सकता है, तो हाँ वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर वो 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी में बोल रही हूँ, किसी भी सदन में जैसे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, या अगर मैं सेंटर की बात करूँ लोकसभा या राज्यसभा में, अगर वो किसी भी असेंबली के पार्ट नहीं हुए तो वो 6 महीने के बाद एक्सपायर करने के बाद वो मिनिस्टर नहीं बन सकते, उसके लिए भी वो सीज हो जाएंगे। यही बात वो लिखा है। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ अ 6 consecutive month is not a member of the legislature of that state shall at the expiration of that period cease to be the minister, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 203। अब देखिए ये बात क्या कह रहा है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 203 क्या कहता है। देखिए if a member of the state legislative or either house of a legislature in a bicameral house of a legislature, ये कह रहा है कि या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर या लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर, किसी भी दोनों असेंबली में से कोई भी मेंबर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इज़ डिस्क्वालीफाइड, किसी भी पार्टी से अगर उसको निकाल दिया गया है फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर द 10th शेड्यूल, अगर 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर उसको निकाल दिया गया है, देन ही शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। तब वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। टिल ही कंटेस्ट एनी इलेक्शन टू दैट लेजिस्लेचर असेंबली एंड गेट इलेक्टेड, तब तक जब वो फिर से चुनाव नहीं होता और वो चुन के ना आए, ठीक है। ये बात लिखी हुई है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 203, ठीक है। साइज ऑफ मिनिस्ट्री देखते हैं जो कि लिखा है हमारा आर्टिकल 164 में। इससे क्या पता चलता है, total number of minister including the chief minister in the council of minister in the state shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assembly of the state। देखिए पहले क्या होता था ना कि जब चीफ मिनिस्टर जो होते थे, उन सरकार उनकी जब बन जाती थी तो वो कभी कभी ज़्यादा कर देते थे, बहुत लोगों को बना देते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ले आते थे, और कभी कभी रखते थे कि अपने ही रखे रहे, बहुत कम लोगों को बनाते थे। तो एक क्राइटेरिया रखा गया कि देखिए 15% के तहत तो आप ज़्यादा नहीं जाएंगे, और दूसरी चीज़ दूसरा भी रखा गया कि 12 लोगों से कम, मतलब इससे नीचे भी नहीं जाएंगे, आपको 12 से ऊपर तो रखना ही और 15% से नीचे रखना है। इसीलिए साइज ऑफ मिनिस्ट्री लाया गया जो कि आर्टिकल 164 में है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ गवर्नर्स हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या याद करना है,
कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, कुछ गवर्नर्स हैं, कुछ गवर्नर्स ऑफ बिहार हैं, कुछ बिहार स्टेट के गवर्नर्स हैं। तो हमें यहाँ से याद करना है बिहार स्टेट की, जब ये ऊपर जो है ना, जब वो बिफोर इंडिपेंडेंस है और इसके नीचे है आफ्टर इंडिपेंडेंस का। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस में अगर आपको याद करना है तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ ये देख लीजिए कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पहले देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे उतना ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिहार स्टेट, ये 1947 का रहेगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इनका ही पूछा जाता है, ये जो पहले बैठे हैं श्री जय रामदास दौलत राम। ठीक है, तो अगर आप ऊपर का एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, ये 1947 के पहले के हैं और ये 1947 के बाद के हैं। तो 1947 के बाद जो पहले गवर्नर बनते हैं वो अपने श्री जय रामदास दौलत राम होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे ये श्री रामनाथ कोविंद हैं वो भी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं 26 नंबर के। अगर आप उसको आगे चल के देखेंगे तो ये देखिए श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये रहे श्री रामनाथ कोविंद। ये याद रखिएगा, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, वो गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं वो याद रखिएगा। देखिए यहाँ से ये बहुत शुरू से क्रम स्टार्ट कर रहा है, इसलिए उसको दिखा रहा है। ये देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूरा लिस्ट शुरू किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर इसको याद कर सकते हैं कि 26 नंबर के जो गवर्नर रहे हैं बिहार के, वो हमारे श्री रामनाथ कोविंद हैं। अब 26 कैसे आए तो आप यहाँ देखिए, श्री जय रामदास दौलत राम ये तो पहले थे, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो ऑफिस में ना एज ए एक्टिंग ऑफिसर्स बने हैं। जैसे कि एक्टिंग गवर्नर बने, ये हो गए एक्टिंग गवर्नर, ये लोग बने, मतलब ये लोगों को आपको काउंट नहीं करना, ये एक्टिंग गवर्नर है। ठीक है, उससे वैसे अगर आप काउंट करेंगे तो श्री रामनाथ कोविंद जो हैं आप देखोगे कि 26 हैं, और अभी करंट जो है फागू चौहान है जो कि 29 नंबर के हैं, जो यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है, उनसे पहले हैं लालजी टंडन, और उससे पहले जो 27 वाले थे वो हमारे सत्यपाल मलिक हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, आप पहला तो देख ही लेना, और आप ये भी याद रखना कि रामनाथ कोविंद भी थे, कौन से नंबर के थे और कब उनका नियुक्ति हुआ था। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो श्री जय रामदास दौलत राम देख लीजिए, 15 अगस्त 1947 से ये 1 साल तक रहे हैं, 11 जनवरी 1948 तक। ठीक है, जयराम दौलत राम के बाद आए हैं श्री माधव, उसके बाद श्री आर दिवाकर, जाकिर हुसैन भी हैं, श्री MAS अयंगर, श्री नित्यानंद खुनगो। बट आपको ये भी याद रखना है कि कौन रहे हैं और कौन एक्टिंग रहे हैं। तो ये एक्टिंग श्री जस्टिस UN सिन्हा जो दिख रहे हैं आपको, वो एक्टिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ पहला वाला याद करना चाहिए जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप नीचे के याद कर सकते हैं कि श्री लालजी टंडन थे 28, और अभी फागू चौहान है 29 नंबर पे, और श्री रामनाथ कोविंद भी रहे हैं जो कि 26 हमारे गवर्नर रहे हैं बिहार के। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 अगस्त 2015 से 29 जून 2017 तक रहे हैं, मतलब 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक हमारे रामनाथ कोविंद रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ वीडियो एंड कर रही हूँ, फिर चीफ मिनिस्टर से स्टार्ट करते हैं।